हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे शरीर के अंदर, एनिमल्स की शरीर के अंदर यूरिन बनता है और कैसे उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है, और शरीर को के अंदर यूरिन बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, और यूरिन बनता है तब उस समय पर कौन कौन से जो एलिमेंट्स होगी जिनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो यूरिनरी सिस्टम है इसकी जो बेसिक यूनिट रहेगी यहाँ पर, जिसके अंदर हम बारे में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, वह होगी किडनी। और किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वह होगी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम अपने आप में बता रहा कि यहाँ पर क्या है, यूरिन बनाने वाला यह एक सिस्टम होगा। इसके अंदर क्या बनेगा, यूरिन बनने वाला है। अब देखिए, हम ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिनके अंदर यूरिनरी सिस्टम है, एब्सेंट भी होगा, इनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या प्रोसेस होगी जो अपने एक्सक्रेटा को निकालने की, उस चीज़ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देखिए। पहला पार्ट जो होगा वो किडनी होगा, और किडनी से दो यूरेटर्स बाहर निकलती है। जो यूरेटर ट्यूब्स होती है वो बाहर निकलती है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिलती है, और वो जाकर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के बाद पेनाइल यूरिथ्रा और स्टील यूरिथ्रा, दो यूरिथ्रा होते हैं, जिसमें पेनाइल यूरिथ्रा के माध्यम से जो यूरिन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और यही यूरिथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों के लिए एक कॉमन काम करता है। इसकी जो फंक्शनल व स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो क्या होगी, नेफ्रॉन होगी। और मोस्टली केसेज के अंदर हम देखते हैं कि जो किडनी है वो पशुओं के अंदर बीन शेप्ड की मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो किडनी है वो पशुओं के अंदर किस किस शेप के अंदर मिलती है। पहली किडनी वो किडनी होगी जो कि बीन शेप है और वो स्मूथ है, मतलब कि उसका जो डोर्सल सरफेस है वो क्या होगा, स्मूथ होगा, और वो बीन शेप्ड होती है। जैसे कि हॉर्सिज है, हॉर्सिज की जो किडनी होगी वो बीन शेप होती है और कैसी होगी, स्मूथ होगी। हॉर्सिज है, शीप है और गोट है, इनकी किडनी बीन शेप व स्मूथ होती है। लेकिन हॉर्सिज के अंदर कौन सी किडनी होगी जो किडनी बीन शेप्ड व स्मूथ होती है? हॉर्सिज की जो लेफ्ट किडनी होती है, घोड़ों की जो लेफ्ट किडनी होती है, वह किडनी स्मूथ होगी और वह बीन शेप्ड की होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हमने सिर्फ लेफ्ट किडनी के ऊपर ही जोर देकर बात की है, तो इसका मतलब क्या है कि जो घोड़े की राइट किडनी होगी उसकी शेप कुछ अलग मिलने वाली है। जो घोड़े की जो राइट किडनी होती है वह हार्ट शेप्ड होती है। कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। राइट एच टी के पीछे, हार्ट एच पहले और टी बाद में, एच टी। तो मतलब कि जो घोड़े की कौन सी किडनी हार्ट शेप होती है, घोड़े की राइट किडनी होगी वो हार्ट शेप होती है। पहली किडनी के बारे में पढ़ा जो कैसी थी, बीन शेप थी लेकिन स्मूथ थी। कौन कौन से? लेफ्ट किडनी ऑफ हॉर्स, शीप, गोट और डॉग, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऐसी किडनी जो कि बीन शेप्ड तो है लेकिन क्या है, लोबुलेटेड है। लोबुलेटेड का मतलब क्या है कि इस किडनी के अंदर लोबुल्स बने होंगे, कुछ उभार देखने को मिलते हैं किडनी के अंदर, लोबुल्स देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा कैटल और बफेलो। कैटल और बफेलो के अंदर जो किडनी है वो बीन शेप्ड होती है लेकिन लोबुलेटेड होती है। एक थर्ड टाइप की और किडनी होती है जो होगी लोबुलेटेड होती है लेकिन इरेगुलर होती है। लोबुलेटेड तो होती है लेकिन इरेगुलर होती है, और इसका एग्जाम्पल होगा फाउल। पोल्ट्री के अंदर जो किडनी होती है वो इरेगुलर होती है और लोबुलेटेड भी होती है। तीन प्रकार की किडनी, पहली बीन थी, बीन शेप्ड थी लेकिन स्मूथ थी, हॉर्सिज की लेफ्ट किडनी, शीप और गोट। हॉर्सिज की जो राइट किडनी होती है वो हार्ट शेप की होती है। एक पढ़ी हमने बीन शेप्ड लेकिन लोबुलेटेड थी, वो कैटल और बफेलो के अंदर। एक पढ़ी हमने लोबुलेटेड तो है लेकिन इरेगुलर है, वो पढ़ी हमने पोल्ट्री के केस में, फाउल के केस में। अब हम बोवाइन के केस के अंदर देखें तो जो किडनी है वो दो प्रकार की होगी, लेकिन देखने को मिलता है कि जो
राइट किडनी है वो ऊपर की तरफ होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, और लेफ्ट किडनी को क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग किडनी, शिफ्टिंग किडनी, या फिर इसको बोला जाता है फ्लोटिंग किडनी। क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग किडनी। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर पशु का रूमन होता है, और जब रूमन भरता है तो जो लेफ्ट किडनी है वो नीचे की तरफ चली जाती है, और जैसे ही रूमन खाली होता है तो यह किडनी ऊपर की तरफ चली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह किडनी अपनी एक फिक्स जगह पर नहीं रहती, यह ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग किडनी या फिर शिफ्टिंग किडनी बोला जाता है। लेकिन जो राइट किडनी होती है यह फिक्स किडनी होती है, और यह कहाँ पर सिचुएटेड होती है? नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, इस रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। कहने का मतलब कई किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि किडनी है वो L1, L2 और L3 के ऊपर सिचुएटेड होती है। कई किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि थोरैको लंबर जो जंक्शन होता है वहाँ पर किडनी सिचुएटेड होती है, और जो लेफ्ट किडनी है जिसको फ्लोटिंग किडनी बोला वो L4, L5 और L6 जंक्शन के ऊपर सिचुएटेड होती है। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किडनी की जो स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर लिखा हुआ कि जो नेफ्रॉन की संख्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है नहीं है, नेफ्रॉन की संख्या नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर। और जो ये रीनल जो सिस्टम है, जो किडनीज है, ये किसके द्वारा? रेट्रोपेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा ये कवर्ड अप होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम के द्वारा। पोल्ट्री के अंदर जो किडनी है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। जैसे ये किडनी हो गई, यहाँ पर 1 2 3 3 लोब्स होते हैं। ऊपर को जिसको बोला जाता है क्या? ऊपर बोला जाता है, एक होगा मेडुला पार्ट, एक होता है कोडल पार्ट, एक होता है कॉर्नर का पार्ट, जो पहला पार्ट होगा जिसको क्या बोला जाता है? हेड भी बोला जाता है, हेड बोला जाएगा। एक मिडल पार्ट होगा, एक कोडल पार्ट होता है। ये 3 पार्ट होंगे उसके अंदर। जो पोल्ट्री की किडनी है इसके अंदर हमने बता दिया कि कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं किडनी की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी से नीचे सिचुएटेड होती है, और लेफ्ट किडनी को फ्लोटिंग किडनी बोला जाता है, और राइट किडनी क्या होती है? फिक्स होती है L1, L2 और L3 पे, और लेफ्ट किडनी होगी वो L4, L5 और L6 पे। अब अगर हम किसी एक किडनी को स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें, एक हमने बीन शेप्ड किडनी को उठाया, और इसके अंदर हमने बात की जो बाहर वाला पार्ट होगा किडनी का, ये कौन सा पार्ट होता है? कोर्टेक्स पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कोर्टेक्स पार्ट होगा। और यह कोर्टेक्स पार्ट क्या होता है? लाइटेस्ट पार्ट होता है, मतलब कि हल्का भाग होगा। और जो अंदर की तरफ पार्ट होता है वो क्या होगा? मेडुला होगा। मेडुला होगा। कारण क्या होगा मेडुला का? क्योंकि जो मेडुला है किडनी का जो नेफ्रॉन पार्ट होता है, और नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स होती है वो होती है मेडुला पार्ट के अंदर। लेकिन जो कोर्टेक्स पार्ट होता है उसके अंदर जो बाउमन कैप्सूल्स है, पीसीटी है, डीसीटी है, ये सब के सब पार्ट किस के अंदर होते हैं? कोर्टेक्स के अंदर होते हैं। ये मेडुला होगा, ये डेंस पार्ट होगा। ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखिए जो अंदर की तरफ है, अब लोबुलेटेड किडनी थी, यहाँ पर हमें लोबुल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लोबुल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं, और यहाँ एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलेगी, और यहाँ से यूरेटर क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। यूरेटर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है, उसके अंदर मेडुला वाला पार्ट है, और मेडुला के अंदर हमने बता दिया कि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स सिचुएटेड होती है। अब देखिए जो यूरेटर है, यूरेटर का जो पार्ट है किडनी के अंदर जा रहा है, यूरेटर का जो ये पार्ट किडनी के अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद यह पार्ट क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। अंदर की तरफ जाने के बाद यह पार्ट क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। और इसी पार्ट को क्या बोला जाता है? फिर रीनल पेल्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीनल पेल्विस। यूरेटर का जो पार्ट किडनी के अंदर जाता है और वहाँ जाकर ये चौड़ा हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? रीनल पेल्विस बोला जाता है। और ओक्स के केस में, मतलब कि बैल के केस के अंदर, कैटल्स के अंदर यह रीनल पेल्विस क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं रीनल पेप्ली के बारे में। ये देखिए ये छोटे छोटे लोबुल्स थे, कप शेप के स्ट्रक्चर थे, और इनके अंदर जो होल्स होता है, और जिस होल्स का जो सेक्रेशन होगा यहाँ अंदर आने वाला है मेडुला के अंदर,
इस होल्स को ही क्या बोला जाता है, रीनल पैपिला बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो लोबुल्स बने हुए थे और उनके अंदर से अंदर होल्स होते हैं और उन होल्स का सेक्रेशन कहाँ आना है, मेडुला के अंदर, कैलिक्स के अंदर आना है, उसको क्या बोला जाता है, रीनल पैपिली बोला जाता है। रीनल पैपिली के बाद जो रीनल पैपिली क्या बताया कि जो रीनल पैपिला क्या होता है, जो हमारे लोबुल्स हो गए, लोबुल्स के अंदर से जो होल्स आकर मेडुला के अंदर खुलेंगे उसको क्या बोला जाता है, रीनल पैपिला बोला जाता है। अब आता रीनल क्रस्ट। देखिए जो लोबुल्स थे वे इकट्ठे थे और उन आपस में जुड़े हुए थे, उसी को क्या बोला जाता है, रीनल क्रस्ट बोला जाता है। और जो रीनल क्रस्ट है वो कहाँ पर होता है, कोर्टेक्स के अंदर होगा। CREST और C से ही क्या बनता है, कोर्टेक्स। जो रीनल क्रस्ट होगा, जो लोबुल्स है ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और इनको क्या बोला जाता है, रीनल क्रस्ट बोला जाता है। अब एक टर्म और आती है जो रीनल क्रस्ट होगा। अब देखिए जो रीनल क्रस्ट होता है, रीनल क्रस्ट होता है, ये यूरेटर था। यूरेटर अंदर आकर यहाँ पर इसका भाग ये चौड़ा होगा जिसको रीनल पेल्विस बोला हमने। इसके अंदर हमने बताया कि लोबुल्स होते हैं, लोबुल्स के अंदर एक क्या होगा, होल होगा जो कि मेडुला के अंदर खुलेगा, उसको हमने रीनल पेपिला बोला। और हमने जब ये इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं इसको हमने रीनल क्रस्ट बोला। लेकिन घोड़ों के केस में रीनल क्रस्ट के अंदर भी होल्स देखने को मिलते हैं, रीनल क्रस्ट के अंदर भी होल्स देखने को मिलते हैं जिसको बोला जाता है रीनल क्राइबोसा, रीनल क्राइबोसा बोला जाता है, रीनल क्राइबोसा बोला जाता है। क्या क्या पढ़ा हमने, पहले पढ़ा हमने कि जो किडनी की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। हमने पढ़ा कि जो राइट किडनी है वो ऊपर की तरफ होगी, लेफ्ट किडनी नीचे की तरफ होगी। लेफ्ट किडनी को शिफ्टिंग किडनी या फ्लोटिंग किडनी बोला जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, रूमन होता है। घोड़े की जो राइट किडनी है वो हार्ट शेप होती है, जो कि और लेफ्ट किडनी है वो बीन शेप और स्मूथ होती है। लेकिन जो बोवाइंस होती है उनकी जो किडनी होगी वो बीन शेप व लोबुलेटेड होगी। यहाँ पर लोबुल्स बने होते हैं और लोबुल्स के अंदर जो होल होगा जो कि मेडुला के अंदर खुलता है, कैलिक्स के अंदर खुलता है, उसको क्या बोला जाता है, रीनल पेपिला बोला जाता है। और जब ये लोबुल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको रीनल क्रस्ट बोला जाता है। और घोड़े के केस में इन रीनल क्रस्ट के अंदर भी एक होल्स होता है जिसको क्या बोला जाता है, रीनल क्राइबोसा बोला जाता है। ये टर्म आ गई हमें समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, हमने बताया कि रीनल पेल्विस एब्सेंट होता है किसके अंदर, ओक्स के अंदर रीनल पेल्विस एब्सेंट होता है। अब जो हमने किडनी बनाई थी यहाँ पर हमने बता दिया कि ये क्या थे, लोबुल्स थे। यहाँ पर रीनल पेल्विस था, यहाँ से ये यूरेटर बाहर निकल रहा था, बाहर का पार्ट कोर्टेक्स था, अंदर का पार्ट क्या था, मेडुला था। और ये जब इकट्ठे जुड़े हुए थे इनको रीनल क्रस्ट बोला था। और रीनल क्रस्ट के अंदर एक होल था जिसको क्या बोला था, घोड़ों के केस में उसको रीनल क्राइबोसा बोला था। अब पढ़ते हैं हम कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स एक कप शेप स्ट्रक्चर होगी, क्या होगी, कप शेप स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करेगा, जैसे ही अब देखिए जो हमारे पास लोबुल्स थे, ये लोबुल्स थे, इसके अंदर क्या था, होल्स था। होल से जो यूरिन है वो कहाँ पर आया, मेडुला के अंदर आया। और मेडुला के अंदर जो कैलिक्स पार्ट था यह एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या कर लेती है, यूरिन को क्या कर लेती है, कोलैक्ट कर लेती है। और यह कैलिक्स उस यूरिन को कहाँ पर डाल देता है, रीनल पेल्विस के अंदर डाल देता है, रीनल पेल्विस के अंदर डाल देता है। और ये जो कैलिक्स होती है किसके अंदर होती है, किडनी के मेडुला पार्ट के अंदर होगी। ओक्स के अंदर रीनल पेल्विस नहीं होता और रीनल पेल्विस की जगह पर यहाँ पर क्या होती है, एक कैलिक्स होती है, कैलिक्स होती है। और रीनल पेल्विस हमने कब किसको बोला, जब यूरेटर किडनी के अंदर एंट्री कर रहा था और उसका भाग जो चौड़ा हो जाता है उसको क्या बोल दिया था हमने, रीनल पेल्विस बोल दिया था। ये हो गया। अब किडनी से यूरेटर, दो यूरेटर होंगे, वे कहाँ पर जाते हैं, आपके ब्लैडर के अंदर जाते हैं। और ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको क्या बोला जाता है, ट्राइगोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइगोन बोला जाता है। और इसी ट्राइगोन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको क्या बोला जाता है, सिकाट्रिक्स बोला जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि ब्लैडर के अंदर जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोला जाता है, ट्राइगोन बोला जाता है। और जो ट्राइगोन है उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कप शेप, उसको क्या बोला जाता है, सिकाट्रिक्स बोला जाता है। और जब ये बच्चा जब पैदा होता है या फिर फीटल स्टेज के अंदर आता है वहाँ पर ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ये बंद हो जाता है तो उसके बाद इसका क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर
यूरिनरी ब्लैडर जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के केस के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। बर्ड्स के केस के अंदर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखिए, जो पशु, मान लीजिए जो पशु जैसे एनिमल्स है, बोवाइंस है, ये क्या निकाल रहे थे, यूरिया निकाल रहे थे, यूरिन के थ्रू यूरिया को बाहर निकाल रहे थे, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, यूरियोटैलिक एनिमल्स बोला जाएगा, यूरियोटैलिक एनिमल्स बोला जाएगा। इसके अंदर क्या आते हैं, ममल्स आते हैं, क्या आते हैं, ममल्स आते हैं, यूरियोटैलिक। अगर कोई पशु या फिर पक्षी यूरिक एसिड को एक्सक्रेटा के रूप में निकाल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा यूरिकोटैलिक एनिमल्स, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिया से बनाया यूरियो, यूरिक से बनाया यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, इसके अंदर क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। अब आता है जो अमोनिया को निकालते हैं, NH3, अमोनिया को निकालते हैं, इनको बोला जाता है अमीनोटैलिक एनिमल्स, जिसके अंदर क्या आते हैं, फिश, फ्रॉग्स, ये आते हैं। ठीक है। अब देखिए बर्ड्स है वो यूरिक एसिड को निकालते हैं, उनके अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि जो आपको पशुओं की जो पक्षियों की जो बींट दिखाई देती है वो क्या होती है, यूरिक एसिड ही होती है, यूरिक एसिड ही होती है। यूरिक एसिड के रूप में इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं, यूरेटर के बारे में पढ़ लिया हमने, किडनी की जो स्ट्रक्चर थी, किडनी की जो पोजीशन होने वाली है उसके बारे में हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। यूरिनरी ब्लैडर के हमने 2 पार्ट पढ़े, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि ये 2 किडनी थी, ये लेफ्ट किडनी थी जो कि फ्लोटिंग किडनी है, राइट किडनी है घोड़ों के अंदर हार्ट शेप की होती है, थोड़ी ऊपर की तरफ होगी। यहाँ रीनल पेल्विस होगा, जो यूरेटर का पार्ट अंदर जाकर बड़ा हो जाता है उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस ओक्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है, कैलिक्स होती है, कैलिक्स क्या करती है, स्टोर करती है किसको, यूरिन को। उसके अंदर क्या था, कैलिक्स के अंदर फिर क्या, मेडुला के पार्ट के अंदर थी कैलिक्स, और कैलिक्स के बाद वहाँ पर हमने रीनल पैपिला के बारे में पढ़ा। रीनल पैपिला बताया कि जो लोबुल्स होते हैं उनके अंदर एक होल होगा, उसको रीनल पैपिला बोलते हैं, और जब ये लोबुल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनको रीनल क्रस्ट बोलते हैं। और घोड़ों के केस के अंदर रीनल क्रस्ट के अंदर भी एक होल होता है जिसको हमने रीनल क्राइबोसा बोला। इसके बाद जो यूरेटर थे ये कहाँ पर गए, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर गए। ब्लैडर के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर थी जिसको हमने क्या बोल दिया था, ट्राइगोन बोल दिया था। और ट्राइगोन के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर थी जिसको हमने उसको क्या बोल दिया था, रीनल के ऊपर जो हमने एक और स्ट्रक्चर बताई, एक ट्राइगोन स्ट्रक्चर बताई, एक हमने क्या बताया था, सिकाट्रिक्स के बारे में बताया था कि एक और स्ट्रक्चर होती है जो कि फीटल स्टेज के अंदर बंद हो जाती है और उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ता है। ये अब हम बताते हैं कि इसके जो ब्लैडर है इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होगा वर्टेक्स, बीच वाला क्या होगा, बॉडी, और नीचे वाला क्या होगा, नेक। इसके बाद यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के अंदर पेनाइल यूरिथ्रा के माध्यम से यूरिन को क्या कर दिया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, यूरिनरी ट्रैक के बारे में पढ़ लिया। अब इस यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड पशुओं के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। एक चीज़ और हम देखेंगे, हमने बताया कि जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस है ये एब्सेंट होता है ओक्स के अंदर, लेकिन इसकी जगह पे क्या हो जाता है, कैलिक्स हो जाता है ओक्स के अंदर। लेकिन रीनल पेल्विस और कैलिक्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं किस केस में, पिग के केस में। पिग के केस में ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमने जो लोबुल्स के बारे में पढ़ा, जो ये लोबुल्स थे इनके अंदर एक होल बताया था जिसको हमने क्या बोला था, पैपिला बोला था। ये पैपिला आगे अपने यूरिन को माइनर कैलिक्स के माध्यम से मेजर कैलिक्स के अंदर डाल देते हैं, और मेजर कैलिक्स को हमने कप शेप स्ट्रक्चर बताया। ये हमने चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि इन चीज़ों से पशुओं के अंदर यूरिन से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हो सकती है। ये देखिए, पहली समस्या क्या हो सकती है कि अगर पशु के अंदर जो यूरिन है वो ज़्यादा बन रहा हो, इसका मतलब क्या हो गया, पशु के अंदर ADH हार्मोन है उसकी क्या होगी, कमी हो गई। क्या होगी, ADH हार्मोन की कमी होगी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी होगी। इसको क्या होगा, पोलीयूरिया। आगे पढ़ लेते हैं हम, उसको क्या बोला हमने, पोलीयूरिया बोला। सबसे पहले हम टर्म पढ़ते हैं,
यूरिनेशन। यूरिनेशन किसको बोला जाता है? जब यूरिन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और यूरिन के अंदर 90 से 95% क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया का मतलब है यूरिन का कम निकलना। पोली यूरिया का मतलब होता है यूरिन का ज़्यादा निकलना एडीएच हार्मोन की कमी के कारण। जब एडीएच हार्मोन कम हो जाता है, एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एंटी डायूरिटिक हार्मोन, मतलब अगर इसकी कमी हुई तो पेशाब बाहर ज़्यादा निकलता है, और अगर इसका स्त्राव ज़्यादा हुआ तो पेशाब कम निकलता है। डिसयूरिया, ये क्या था, पेशाब करने के अंदर क्या आ गई, पशु को क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। स्ट्रेंग यूरिया, पशु को क्या है, बूंद बूंद करके पेशाब कर रहा है। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी यही होता है, पेशाब करके। यहाँ पर पशु को क्या होता है, यूरिनरी जो ट्यूबल्स होती है, यूरिटर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दर्द होगा पशु को। नेक्स्ट एक टर्म पढ़ने वाले हम कैलकुलाई के बारे में। कैलकुलाई क्या होता है, अगर पशु को ऑक्जेलेट और सिट्रेट युक्त अगर ज़्यादा फीड खिलाया जाए तो पशु के जो किडनी है उसके अंदर पथरी बन जाती है, जिसको कैलकुलाई बोला जाता है, जिसको रीनल कैलकुलाई भी बोला जाता है। छोटे जो काफ होते हैं उनके अंदर सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा कैलकुलाई देखने को मिलती है। उस समय तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एडवाइजरी होती है यूनिवर्सिटीज वगैरह की, उसके अंदर लिखा जाता है कि सर्दियों के मौसम के अंदर छोटे काफ हो उसको नौसादर देना चाहिए, जिसका अमोनियम क्लोराइड देना चाहिए सर्दियों के अंदर 5-5 ग्राम पर डे। क्या देना चाहिए, नौसादर देना चाहिए, जिससे कि उनके ब्लैडर के अंदर क्या हो, पथरी वगैरह न बने, उनका पेशाब न रुके, यूरिन न रुके, ऑक्जेलेट और सिट्रेट के कारण। कुछ पशुओं के अंदर वाइसीज के कारण, उनकी बुरी आदत के कारण भी पथरी बन जाती है। जैसे कि कोई छोटा काफ है, उसका यूरिनरी ब्लैडर फुल ऑफ यूरिन है, लेकिन वह उसको यूरिन को क्या है, यूरिनेशन नहीं कर रहा, मिक्सचरेशन नहीं कर रहा। उसके कारण क्या होगा, पशु जब बार बार हिलता है तो जो साल्ट हो गए वो क्या हो जाते हैं, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। नीचे इकट्ठे होने के बाद वह वहाँ पर क्या कर देते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसके कारण पशु को यूरिन करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। उसके बाद क्या करनी पड़ती है, सिस्टोसोमी करनी पड़ती है। ये टर्म हमने की। अब हम पढ़ते हैं कि जो यूरिन का कलर येलो कलर का होता है वो किसके कारण होता है, वो होगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण उसका रंग कैसा होगा, हल्का पीला रंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी बीएसएफ के अंदर एक बीएसएफ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी स्पीसीज है जिसका जो यूरिन होगा वो एसिडिक होता है। जो पशु मांसाहारी होते हैं, मतलब कि कार्निवोरस होते हैं, उनका जो यूरिन होगा वो कैसा होता है, एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू लगभग 5.5 या 5.7 होती है। लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी पशु होते हैं, जो सिर्फ घास फूस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके अंदर जो यूरिन होगा वो एल्कलाइन नेचर का होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं डायलिसिस के बारे में। मान लीजिए किडनी ने काम करना बंद कर दिया और हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर रहे हैं, अमोनिया उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डायलिसिस। डायलिसिस के बाद आता है नाइट्री यूरिया। नाइट्री यूरिया का मतलब क्या होगा, Na से याद रख लिए, Na का मतलब सोडियम, सोडियम बाहर आ रहा है पेशाब से। प्रोटीयूरिया का मतलब होता है यूरिन से क्या आ रहा है, प्रोटीन का बाहर निकल रहा है। ग्लूकोयूरिया का मतलब है यूरिन से ग्लूकोज का बाहर आना हो रहा है। पोलीफेजिया का मतलब क्या होता है, फेजिया का मतलब भूख, पोली का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा भूख लग रही है। और पोलीडिस्पेसिया का मतलब है पेप्सी, पेप्सी कब पीते हैं, जब प्यास लगती है। पोली का मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्यास लग रही है, तो उसको बोल दिया पोलीडिस्पेसिया बोल रहे हैं। एक टर्म हम पढ़ने वाले कैथेटर। मान लीजिए किसी पशु के अंदर कैलकुलाई बन गई या सिस्ट बन गई, तो उसके अंदर हम कैथेटर का यूज करके यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। और सिस्टोग्राफी क्या वो कब बोला जाता है, जब हम यूरिनरी ब्लैडर को सूचरिंग करते हैं, उसको बोला जाता है सिस्टोग्राफी। और सिस्टोसेंटेसिस का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हम एक लंबी सुई के द्वारा ब्लैडर के अंदर ये सुई लगाते हैं और वहाँ से क्या निकालते हैं, यूरिन को निकालते हैं। वहाँ से क्या निकाल देते हैं हम, यूरिन को निकाल देते हैं। ये टर्म हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में, कि फिजियोलॉजी कैसे देखेंगे। इसके बाद एक टर्म और देखिए, पायूरिया और चाइल्ड यूरिया। पी वाई से मतलब बन रहा है, जैसे कि पायोमेट्रा पढ़ा था हमने, पायोमेट्रा, पायो का मतलब हमने पस पढ़ा था, तो पाई यूरिया का मतलब होगा अगर यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, पस आ रही है। और चाइल्ड यूरिया का मतलब क्या है, अगर यूरिन के अंदर क्या आ रही है, फैट आ रही है। ये हमने पढ़ लिया था क्राइबोसा के बारे में। रीनल क्रस्ट है, उसके अंदर होल्स मिलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, क्राइबोसा बोला जाता है। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं इसकी क्या, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कैसी होगी, फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। देख लेते हैं हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर्स।
फिजियोलॉजी के बारे में देखिए, यहीं से देख लेंगे। ये देखिए, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा, इससे ऊपर वाला ये कोर्टेक्स के अंदर आता है और नीचे वाला किडनी के मेडुला के अंदर आता है। नेफ्रॉन इसकी फंक्शन, किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो जो कोर्टेक्स पार्ट है उसके अंदर लूप ऑफ हेनले आएगा, पीसीटी आएगा, डीसीटी आएगा, और जो मेडुला है उसके अंदर लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर हमने यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बोल दिया था, बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये आएंगे, और मेडुला के अंदर लूप ऑफ हेनले और कोलेक्टिंग डक्ट आती है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि कोलेक्टिंग डक्ट क्या जो नेफ्रॉन है उसका पार्ट है, लेकिन ये क्या होगा, गलत बात होगी, ये एक इसका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता कोलेक्टिंग डक्ट, अगर एग्जाम के अंदर आए तो। अब देखिए, जो पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट क्या होगा, बाउमैन कैप्सूल्स होगा, ये यू शेप का है जो बाउमैन कैप्सूल्स होता है। इसके अंदर क्या आएगी, एफिरेंट अर्टियोल्स आती है, एफिरेंट अर्टियोल्स, और यहाँ पर आकर क्या बना लेती है, अर्टियोल्स का क्या बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, जिसको क्या बोल दिया हमने, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कब बोला, जब एफिरेंट अर्टियोल्स आई और यहाँ पर उसने कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाया, उसको क्या बोल दिया हमने, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोल दिया। ये यू शेप का था जो कप के आकार का था, इसको हमने बाउमैन कैप्सूल बोल दिया। ग्लोमेरुलस होगा और एफिरेंट अर्टियोल, ये तीनों के तीनों पढ़ लिए। इसके बाद देखिए, जो एफिरेंट अर्टियोल्स है इसका जो डायामीटर होगा वो ज़्यादा होता है, और जो एफिरेंट होती है, जो इससे बाहर निकल रही है, उसको एफिरेंट बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, एफिरेंट और इफिरेंट में कन्फ्यूजन होती है। ए पहले आता है तो इसका मतलब आने वाली क्या है, एफिरेंट है, और जाने वाली क्या है, इफिरेंट है। तो जाने वाली जो अर्टियोल्स है इसका जो डायामीटर होगा वो क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ जो ब्लड है वो आ रहा है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जाने के लिए उसको क्या है, डायामीटर कम मिल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और माना जाता है कि यह प्रेशर 10 mg पर 10 mmHg होता है, 10 mmHg होता है। जैसे ही यहाँ पर क्या आया, ब्लड आया, ब्लड आने के बाद यहाँ पर उसको डायामीटर कम, या पहले ज़्यादा था तो जाना है उसे कम डायामीटर से, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ। प्रेशर क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, फिल्ट्रेट हुआ। तो फिल्ट्रेट सबसे पहले, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा वो सबसे पहले कहाँ पर जाता है, पीसीटी के अंदर जाता है, पीसीटी के अंदर जाएगा। यहाँ पर जाने के साथ साथ इसी बाउमैन कैप्सूल के अंदर क्या है, पोडोसाइट्स भी मिलते हैं, पोडोसाइट्स मिलेगी। इन पोडोसाइट्स का काम क्या है, जो हानिकारक जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको, या फिर हमें जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता है, उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कब किसे कहते हैं, जब इन जो ये कैपिलरीज थी, इनका जो ये बाहर की तरफ जब पीसीटी के ऊपर होती है तो इसको क्या बोला जाता है, वासा रेक्टा बोला जाता है। इन्हीं कैपिलरीज के गुच्छे को जो पीसीटी के ऊपर होती है, या फिर हम कह सकते हैं लूप ऑफ हेनले के ऊपर होती है, सॉरी पीसीटी की बजाय लूप ऑफ हेनले बोल लीजिए, लूप ऑफ हेनले के ऊपर होती है, उसको क्या बोला जाता है, वासा रेक्टा बोला जाता है। इन कैपिलरीज को ही बोला जाता है। अब एक टर्म पढ़ते हैं हम, ये अगला पार्ट हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले का जो कि यू शेप होता है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। इसके बाद ये असेंडिंग लिम्ब हो गया, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और उसके बाद लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स। अब जो डीसीटी का एक पार्ट है, जैसे ये डीसीटी है और ये एफिरेंट अर्टियोल्स है, ये एफिरेंट अर्टियोल्स जहाँ डीसीटी के साथ क्या कर लेती है, टच हो जाती है, और यहाँ पर क्या इसके साथ कनेक्शन बना लेती है। एफिरेंट अर्टियोल्स डीसीटी के साथ कनेक्शन बना लेती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैकुला डेंसा। याद रखना, MECULA, मैकुला और डेंसा। मैकुला डेंसा कब बोला जाता है, जब एफिरेंट अर्टियोल्स है कनेक्शन बना लेती है किसके साथ, डीसीटी के साथ। और इसी मैकुला डेंसा के अंदर, इसी जंक्शन के ऊपर यहाँ पर सेल्स देखने को मिलती है, उन सेलों को बोला जाता है लैजी सेल्स, LASI लैजी सेल्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्या वो बताया हमने कि जो एफिरेंट अर्टियोल्स है ये कनेक्शन बना रही है यहाँ पर किसके साथ, डीसीटी के साथ। इसको हमने बोला क्या, इसको बोल दिया हमने मैकुला डेंसा। और ये मैकुला डेंसा है, इसके अंदर लैजी सेल्स देखने को मिलती है। इन्हीं लैजी सेल्स को क्या बोला जाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोला जाता है। और यही पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या बना देती है, उसको बोला जाता है एपरेटस, ग्लोमेरुलस एपरेटस बोला जाता है। और इसी एपरेटस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसी एपरेटस के अंदर हमें रेनिन,
एंजियोटेनिन हार्मोन देखने को मिलता है, रेनिन हार्मोन देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद वह कहाँ पर चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट को माना जाता है कि ये यूरिनरी ट्रैक का एक पार्ट नहीं होता। क्या होता है, नहीं होता। अब देखिए हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजी के अंदर ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, एफिरेंट आर्टियोल्स आई बाउमन कैप्सूल के अंदर, और इसी बाउमन कैप्सूल के अंदर यह कप की शेप का होगा। ये आर्टियोल्स किसके अंदर, कैपिलरीज का एक गुच्छा बना लेती है, और इस एफिरेंट आर्टियोल्स का जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बाहर, इस कप से बाहर जाने वाली जो आर्टियोल्स होती है उसका डायामीटर क्या होता है, कम होता है। इसका ज़्यादा है और बाहर वाली का कम होगा, इसलिए इस जो कैप्सूल के अंदर क्या हो जाता है, एक एयर प्रेशर, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेशर पैदा हो जाता है। 10 mmHg को माना गया कि कॉमन इतना ही होता है। तो ये प्रेशर क्रिएट होने के बाद इसके अंदर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोला जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोला जाता है। इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ पर आता है, ये आता है पीसीटी के अंदर। और पीसीटी के अंदर क्या होगा, पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन किसका, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, और जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड होंगे सबका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी के अंदर पहली जो प्रोसेस होगी यूरिन बनने के लिए उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ये प्रेशर क्रिएट हुआ और वहाँ से फिर क्या हो गया, फिल्टर हो गया। पहली तो होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद पीसीटी के अंदर जाने के बाद जो फैटी एसिड्स है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, और इसेंशियल जो साल्ट है उनका क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो ब्लड कैपिलरीज थी उससे वापिस क्या कर लिया हमने, जो रीनल के अंदर फिल्ट्रेट आया था उससे हमने जो इसेंशियल जो एलिमेंट्स थे उनको हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया कैपिलरीज के अंदर, और जो सेक्रेशन था उसको वापस किस में छोड़ दिया, रीनल के जो रीनल फिल्ट्रेट है उसके अंदर छोड़ दिया। उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन मतलब हमने इसेंशियल एलिमेंट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया, उन कैपिलरीज की सहायता से कर लिया। अब पीसीटी के अंदर हमने बता दिया कि क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। क्या क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, अमीनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ, फैटी एसिड हुआ, और जो इसेंशियल साल्ट थे वो हुआ। यहाँ पर होने के बाद इसके बाद ये चला जाता है किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पार्ट का मतलब नीचे की तरफ जाने वाला ये पार्ट, उसके बाद ये है असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट और असेंडिंग पार्ट जो पीसीटी के अंदर बता दिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, ये क्या हो गए, रीअब्जॉर्ब होते हैं। जो ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट था उससे अंदर से ये इसको क्या कर लिया जाता है, पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर इसमें यहाँ पर H2O क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जल जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर, रीअब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब होगा, ये होगा डिसेंडिंग लिम्ब, और एक होता है हमारा असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के अंदर यहाँ पर जितने भी अदर साल्ट होते हैं, जितने भी अदर साल्ट होते हैं ये यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होंगे। जो नीचे की तरफ जा रहा पार्ट यहाँ H2O, और ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर साल्ट क्या हो गए, रीअब्जॉर्ब हो गए। अब हम चलते हैं डीसीटी पार्ट के पास। डीसीटी पार्ट के अंदर क्या होगा, डीसीटी पार्ट है, इसके अंदर एडीएच हार्मोन, एडीएच का मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको कौन छोड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ती है। पिट्यूटरी का भी कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस हार्मोन के कारण जो डीसीटी है ये क्या कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। और जैसे कि अमोनिया, पोटासियम, इसका क्या कर देता है, सेक्रेशन कर देता है। सेक्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें जिन पदार्थों की ज़रूरत नहीं थी, शरीर को जिन पदार्थों की ज़रूरत नहीं थी उसको क्या कर रहा है, यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर भेज रहा है, सेक्रेट कर रहा है उसके अंदर। ये हो गया। तो यहाँ जाने के बाद यहाँ भी वाटर का क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और इसके अंदर हमने जो भी क्रेटिनिन है या फिर ये था पोटासियम था, अमोनिया था, इसको क्या कर दिया, वापस इसके अंदर मिला दिया। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का जो पार्ट एफिरेंट आर्टियोल के साथ मिलता है
उसको हमने क्या बोला था, मैकुला बोला था। क्या बोला था, मैकुला बोला था। और इसी के अंदर हमने क्या बताया था कि सेल्स होती हैं जिसको क्या बोला जाता है, लैसी सेल्स बोला, लैसी सेल्स, मैकुला डेंसा बोला था इसको। और इसके अंदर जो सेल्स होती है उसको लैसी सेल्स या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल भी बोला था। ये हो गया। ये यहाँ पर क्या बता दिया हमने, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा के अंदर सेल्स बता दी, ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर या फिर लैसी सेल्स होगी। और ये इसको कंप्लीट को क्या बोला जाता है, एपरेटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपरेटस बोला जाता है। और इसी एपरेटस से क्या होगा, एक हार्मोन निकलेगा रेनिन, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा H2O का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद यूरिन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका रंग हल्का पीला होगा यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। अब हम पढ़ते हैं कि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए वो कौन से होंगे। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड किडनी है, इसके ऊपर सिचुएटेड होती है। कई केसेस के अंदर ये बिल्कुल चिपकी होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये क्या कहाँ से होगी, दूर दूर भी होती है, दूर दूर भी होती है। हमने देखा है कि जो पिग्स है उसके अंदर ये बराबर ऊंचाई पे होगी, लेकिन कुछ पशुओं के अंदर ये बिल्कुल जाकर लीवर के अंदर भी धंस जाती है। बोवाइंस के केस में ऐसा देखने को मिला है। अब पहला हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है एंटी एल्डोस्टेरोन, एंटी एल्डोस्टेरोन। पहला हार्मोन क्या पढ़ रहे हैं, एंटी एल्डोस्टेरोन, एंटी एल्डोस्टेरोन। पहला हार्मोन क्या पढ़ रहे हैं हम, एंटी एल्डोस्टेरोन। एंटी एल्डोस्टेरोन है, एल्डो से ही पता लग रहा है, एल्डोस्टेरोन, एल्डो से पता लग रहा है कि यह एड्रिनल कोर्टेक्स से निकल रहा है, एड्रिनल कोर्टेक्स से निकल रहा है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है जो डीसीटी पार्ट था वहाँ पर सोडियम आयंस का क्या करवाना, रीएब्जॉर्प्शन करवाना, और सेक्रेशन के रूप में पोटासियम, अमोनिया और H+ का क्या करना, सेक्रेशन करना। तो एंटी एल्डोस्टेरोन एड्रिनल से निकलता है, एड्रिनल के कोर्टेक्स से, और डीसीटी के अंदर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटासियम, अमोनिया और H+ का क्या करवाता है, सेक्रेशन करवाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। अगर इसका काम क्या होता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना। अगर इसका सेक्रेशन कम हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पशु को क्या हो जाएगा, पोलीयूरिया हो जाएगा। और इसी ADH हार्मोन के कारण अगर लो लेवल हो रहा तो डायबिटीज, इंसिपिडस और पोलीयूरिया ये बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है, यह किससे स्रावित होता है, किडनी से निकलता है, और इसका काम होता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट और पोइसिस का मतलब बनाना। इरिथ्रोसाइट का मतलब RBC, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन करता है इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट करते हैं हम रेनिन। रेनिन हमने बताया था कि जो ग्लोमेरुलस एपरेटस था, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस था, वो क्या करता है, रेनिन हार्मोन को छोड़ता, जो कि क्या करता है, BP को, ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या होगा, किडनी से निकलता है, लेकिन लो लेवल के अंदर निकलता है। यह भी क्या करता है, BP को कंट्रोल करता है। एक हमने टर्म पढ़ी कि जो एसिडिक यूरिन होगा वो किसके अंदर होता है, मांसाहारी पशुओं के अंदर, जिसकी वैल्यू 5.6 तक होती है, और जो शाकाहारी होती है, हर्बीवोरस होते हैं, उनके अंदर 7.3 pH वैल्यू होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। इसके अंदर जो मेन था वो किडनी की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में था, और फिजियोलॉजी के अंदर 3 ही टर्म थी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्टर हुआ, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद सेक्रेशन हुआ, ये 3 थी। और उसके बाद हार्मोन्स के अंदर एंटी एल्डोस्टेरोन, ADH, इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हार्मोन्स थे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।